मैं अनुराग कुमार आप लोगों को आज कक्षा 9th के बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल। तो सबसे पहले हम जानेंगे, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले सबसे हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर बायोलॉजी मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर बायोलॉजी मतलब होता क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लिविंग कॉल्ड बायोलॉजी, यानी मतलब स्टडी ऑफ लिविंग कॉल्ड मतलब जीवधारियों के बारे में स्टडी ऑफ लिविंग कॉल्ड बायोलॉजी कहलाता है, यानी जीवधारियों के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। जिसमें मान लीजिए कोई यहाँ पर एक लिविंग हो गया, लिविंग, तो लिविंग में मतलब उसमें क्या होता है, उसमें ग्रोथ होता है। जितने भी लिविंग बॉडी है उसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है। उसके बाद उसमें मूवमेंट होता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह जा सकता है। उसके बाद उसमें रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन होता है। रेस्पिरेशन हो गया। तो ये सब देखिए, जैसे ग्रोथ, कोई भी लिविंग बॉडी है वह एक स्थान से मतलब वह ग्रोथ करता है। जैसे कोई जन्म लेता है तो वह छोटा रहता है, लेकिन वह कुछ वर्षों के बाद धीरे 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 वह ग्रोथ करते हुए एक बड़ा रूप में हो जाता है। और जिसे वो मूवमेंट हो गया, मूवमेंट का मतलब कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक वह जा सकता है। या वह रेस्पिरेशन यानी वह श्वसन की क्रिया करता हो, तो वही हमारा बायोलॉजी हो जाता है। अब इसमें बायोलॉजी में हमें ये जानना जरूरी है कि स्टडी ऑफ एनिमल के बारे में हम यहाँ पर अब जानेंगे। यहाँ पर क्या जानेंगे कि स्टडी ऑफ एनिमल क्या होता है। स्टडी ऑफ एनिमल मतलब स्टडी ऑफ एनिमल यानी जानवरों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो जानवरों के बारे में अध्ययन करना जूलॉजी कहलाता है। जूलॉजी। और इसके फादर कौन है? जूलॉजी ऑफ फादर किसको कहा जाता है? अरस्तु को। और उन्होंने कौन सी बुक लिखी? बुक का नाम है हिस्टोरिका एनुमिलम। हिस्टोरिका एनुमिलम ये बुक का नाम है। स्टडी ऑफ एनिमल के बारे में अध्ययन करना है तो हमें कौन सा बुक? हिस्टोरिका एनुमिलम हो गया। उसी तरह स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट क्या हो गया? बटनी। स्टडी ऑफ प्लांट बटनी हो गया। और इसके फादर कौन हो गए? इसके फादर हो गए थियोफ्रेस्टस। कौन हो गए? एक बार दोबारा आप लोग बोलिए, तब आप लोगों को याद हो जाएगा। थियोफ्रेस्टस। और कौन सा बुक है? हिस्टोरिका प्लांटरम। हिस्टोरिका प्लांटेरम कौन सा बुक है? हिस्टोरिका प्लांटरम बुक का नाम है।
अब यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल। तो यहाँ पर देखिए, हम ये देखते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ, ये हमारा बॉडी होता है। ये हमारा क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी, बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी मतलब शरीर की आधारभूत इकाई। अब इससे हमारा क्या बनता है? अब इससे हमारा निकल कर आया सेल। यहीं से हमारी सेल होती है। सेल मतलब होता है क्या? हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका। तो सेल क्या होता है, यहाँ से हम जानेंगे कि सेल आखिर क्या होता है। तो सेल देखिए यहाँ पर, सेल क्या होता है? इट इज बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी। सेल क्या होता है? यह इट इज बेसिक यूनिट ऑफ ये बॉडी होता है। सेल क्या होता है? यह बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी होता है, मतलब शरीर की ये आधारभूत इकाई होता है। यह क्या होता है? शरीर की आधारभूत यह इकाई होता है। तो अब देखिए कि सेल से कैसे कैसे यहाँ पर क्या क्या बनता है। अब यहाँ पर हमारा ये हो गया, ये हमारा यहाँ पर सेल हो गया। उसके बाद सेल से क्या बना? यहाँ पर टिश्यू बना। सेल से हमारा क्या बना? टिश्यू बना। टिश्यू से हमारा क्या बना? ऑर्गन बनता है। मतलब सेल से, ये मतलब सेल मतलब यहाँ से कोशिका बना। कोशिका के बाद क्या बनता है? हमारा ऊतक बनता है। कोशिका के बाद ऊतक, और ऊतक से हमारा क्या होता है? यहाँ पर ऊतक के बाद हमारे यहाँ पर अंग बन जाता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर कोशिका का खोज किसने किया है। तो रॉबर्ट हुक जो है, रॉबर्ट हुक नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका का खोज किया था। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल। ये डेड सेल की खोज किए थे, डेड सेल इन द 65 में इन्होंने खोज किया था। किसने खोज किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का खोज किए थे। मृत कोशिका का खोज किया। किस प्रकार खोज किया? कोशिका का खोज किए, मृत कोशिका का खोज किया। उसके बाद से हम यह जानेंगे, और उसके बाद देखिए कि अब जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया। तो लीवेनहॉक, इन Leeuwenhoek discovered living cell in the 1674
4 में खोज किया था। सोलह सौ चौहत्तर ईस्वी में लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किया। अब हम यह जानेंगे कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका अब एक पहला हो गया हमारा कोशिका, यहाँ पर यूनिसेलुलर हो गया, यूनिसेलुलर हो गया। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। अब एक कोशिकीय मतलब कि वह जीव जो एक कोशिका से बना होता है वह एक कोशिकीय जीव कहलाती है। तो अब एक कोशिका से कौन सा जीव है जो एक कोशिका से बना होता है? तो हमारा अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब जीव एक कोशिका से बने होते हैं। तो इसमें क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। यह क्या होते हैं? यह सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये क्या होते हैं? यह सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इसमें क्या होता है? बॉडी नॉट वेल डेवलप्ड, जो उनका शरीर होता है, बॉडी होता है, वह वेल डेवलप नहीं होता है। बॉडी नॉट वेल डेवलप्ड। अब एग्जाम्पल के तौर पर इसमें क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल के तौर पर इसमें हो जाएगा बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा, पैरामीशियम हो गया हमारा। अब आइए हम आगे देखते हैं। अब हम आगे इसमें मल्टी सेलुलर के बारे में जानेंगे कि मल्टी सेलुलर क्या होता है। अब यूनिसेलुलर तो हम जान गए, अब यहाँ से हम मल्टी सेलुलर के बारे में जानेंगे कि मल्टी सेलुलर क्या होता है। मल्टी सेलुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है हमारा, इसमें न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है। न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। यहाँ पर सेल डिवीजन होता है, सेल का विभाजन होता है। जब सेल विभाजन होगा तभी तो जीव बहुकोशिकीय होंगे, तभी तो कोशिका विभाजन। जब न्यूक्लियस का विभाजन होगा तो कोशिका बढ़ेंगी। सेल डिवीजन एंड प्रोड्यूस सम सेल। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें क्या हो गए? एग्जाम्पल के तौर पर उसमें ह्यूमन हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए। एनिमल हो गए। और इसमें जो हमारा ये बॉडी होता है, बॉडी कैसा होता है? बॉडी वेल डेवलप्ड होता है।
बॉडी विल डेवलप होता है। अब हम जानेंगे कि नॉन सेलुलर क्या होता है। नॉन सेलुलर को हिंदी में क्या बोला जाता है? अकोशिकीय। अकोशिकीय। अब इसमें क्या होता है? विद डेवलप्ड सेल नॉट फाउंड, इसमें डेवलप सेल नहीं पाया जाता है। इसमें डेवलप सेल नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर वायरस, जैसे इसीलिए कोरोना वायरस खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि डेवलप सेल इसमें पाया नहीं जाता, या कभी वायरस को कभी खत्म किया ही नहीं जा सकता है। उसको बढ़ने से रोका जा सकता है, लेकिन उसको वायरस को कभी खत्म नहीं किया जाता है। इसीलिए देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है उसको बढ़ने से तो रोका जा सकता है, लेकिन उसको पूरी तरह से उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। जो वायरस होते हैं, जो वायरस में जितने भी, जैसे कोरोना वायरस हो गया, तो ये नॉन लिविंग एंड लिविंग में भी आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वायरस हो गया, तो वायरस क्या होते हैं? ये लिविंग में भी आते हैं। वायरस हमारा लिविंग, वायरस हमारे लिविंग भी होते हैं एंड नॉन लिविंग भी होते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग होते हैं। अब देखिए इसमें जैसे कोई भी वायरस है, तो जब कोई भी वायरस नॉन लिविंग है, लेकिन जब वह लिविंग के संपर्क में आता है तो वह नॉन लिविंग से वो भी लिविंग हो जाता है। इसीलिए वायरस को कभी हम समाप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई वायरस मर गया, तो मर गया तो उसको मतलब वो मर गया, तो फिर जब वो लिविंग बॉडी के संपर्क में आया, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी के संपर्क में आया, तो वह पुनः वह विकसित हो सकता है, वह लिविंग हो सकता है। अब यहाँ पर हम यह जानेंगे कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारे शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्पर्म है। कौन है? स्पर्म है। किस में पाया जाता है स्पर्म? मेल में पाया जाता है स्पर्म। अब दूसरा हमारा हो गया कि लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या हो गई? ओवम होती है। क्या होती है? ओवम होती है। ओवम, या इसको एक भी बोला जाता है। यह किस में पाया जाता है? यह फीमेल में पाया जाता है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, ये सब याद करने वाली चीज, ये सब चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, तो ये नर्व सेल होता है। कौन सा सेल होता है? यह नर्व सेल होता है। नर्व सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? यह तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका इसको हिंदी में कहा जाता है। स्पर्म को हिंदी में क्या कहा जाता है? शुक्राणु। शुक्राणु। ओवम को हिंदी में अंडाणु कहा जाता है। अंडाणु, समझ गए? अब इसमें होता है कि लार्जेस्ट सेल ऑफ एनिमल, लार्जेस्ट सेल ऑफ एनिमल क्या होगा? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा।
स्मॉलेस्ट सेल ऑफ एनिमल, माइकोप्लाज्म। ओस्ट्रिच मतलब होता है शुतुरमुर्ग। अब इसमें हम आगे समझेंगे। सेल एक बना लेते हैं कोशिका। यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा कोशिका बनाने में। यहाँ से हम डिटेल से यहाँ पर हम डिटेल्स में कोशिका को बनाएंगे और उसके एक एक पार्ट को हम समझेंगे। ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा ये सेल हो गया। तो सेल कैसे भी हो सकता है, सेल हो गया ये हमारा। और इसके बाद ये हमारा ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के यहाँ पर साइड साइड में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये कोशिका द्रव हो गया। पूरे कोशिका में कोशिका द्रव होता है। ये कोशिका द्रव हो गया। उसके बाद ये हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये लाइसोसोम हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये न्यूक्लियस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्लास्टिड हो गया। प्लास्टिड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, गल्जी बॉडी हो गया। क्या हो गया ये गल्जी बॉडी हो गया। और ये दोनों क्या हो गया, ये लाइसोसोम हो गया। और ये हमारा ये क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और इसमें क्या सोचता है, और ये हमारा जो ये ब्लैक ब्लैक ये दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया, कोशिका द्रव हो गया। इसको हिंदी में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया हमारा। इसमें हमारा एक चीज और छूट गया है, ये हमारा ये वैक्यूल हो गया। ये वैक्यूल हो गया। ये कोशिका के ये अंदर के पार्ट हो गया। ये सेल वाल हो गया। सेल वाल हो गया। और ये अंदर ही कोशिका का है। ये अंदर वाला पार्ट, यह एक कोशिका झिल्ली इसको कहा जाता है। इसको हिंदी में बोला जाता है सेल मेम, ये इंग्लिश में हो गया सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होगा, ये सेल
मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया हमारा? सेल मेम्ब्रेन हो गया। और ये हमारा ये क्या हो गया? ये सब ये साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म, इसको हिंदी में बोला जाता है कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन को। न्यूक्लियस को केंद्रक, कोशिका दीवार। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ये गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी। ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रेक्टिकुलम। ये हमारा ये प्लास्टिड हो गया। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। ये ध्यान से देख लीजिए पूरा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और आपके लिए यहाँ पर सभी विषय के लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। आप बस ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।